सीधा मुद्दे पर आते हैं। जीव विज्ञान के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक के बारे में सोचिए। ऐसा क्यों होता है कि बच्चे अपने माता पिता जैसे दिखते तो हैं, उनका मूल शारीरिक डिजाइन भी वही होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में बिल्कुल अलग और अनोखे होते हैं। आज के सिनेमैटिक एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्यमयी दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हम उन छिपे हुए नियमों को डिकोड करेंगे जो जीवन के हर रूप को आकार देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये बुनियादी सवाल ही हमारी आज की चर्चा की नींव है। बच्चे माता पिता जैसे क्यों होते हैं, फिर भी एकदम अलग क्यों होते हैं? देखा जाए तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसने पूरी जेनेटिक्स की दुनिया की शुरुआत की। हम सब पीढ़ियों से चली आ रही इन समानताओं और बदलावों को रोज देखते हैं, है ना? लेकिन इसके पीछे का विज्ञान, सच मानिए, बेहद चौंकाने वाला है। आइए इस हैंड ड्रॉन इन्फोग्राफिक के जरिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहाँ हम दो अलग अलग प्रजनन विधियों को देख रहे हैं। जब हम अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया जब डिवाइड होता है तो बनने वाली नई कॉपीज लगभग एक जैसी होती हैं, उनमें बदलाव न के बराबर होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि हम इंसानों या जानवरों में, हमें बहुत बड़े स्तर पर और साफ दिखाई देने वाली विविधताएं मिलती हैं। और यही विविधता प्रकृति का सबसे बड़ा और शानदार टूल है। इंसानों में इस वेरिएशन को समझने के लिए जरा कान के निचले हिस्से यानी ईयरलोब पर नजर डालिए। आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोगों के ईयरलोब बिल्कुल फ्री और लटके हुए होते हैं, जबकि कुछ लोगों में ये सिर के हिस्से से पूरी तरह जुड़े होते हैं। ये कोई बीमारी या कमी नहीं है, बल्कि ये एक ही वंशागत लक्षण के दो अलग अलग वर्जन हैं, जो हमें सीधे अपने माता पिता से मिलते हैं। है ना दिलचस्प? तो अब सवाल उठता है कि ये वंशागत लक्षण या इनहेरिटेड ट्रेट्स असल में होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो शारीरिक विशेषताएं हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मजबूती से पास होती हैं। इतनी सारी छोटी बड़ी विविधताओं के बावजूद हम इंसानों का एक बेसिक रिलायबल डिजाइन होता है, जो हर बार बिल्कुल सही तरीके से अगली पीढ़ी तक पहुंच ही जाता है। अब एंट्री होती है हमारे ऐतिहासिक डिटेक्टिव ग्रेगर मेंडल की। इनकी कहानी बड़ी मजेदार है। ये एक ऐसे इंसान थे जो टीचर बनने के एग्जाम में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपनी मोनेस्ट्री में वापस गए और वहां विज्ञान और गणित के ऐसा गजब के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जिसने इतिहास ही रच दिया। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके उन पक्के नियमों का पर्दाफाश कर दिया जो हमारी और आपकी आनुवंशिकता को कंट्रोल करते हैं। चलिए देखते हैं उनका ये प्रयोग शुरू कैसे हुआ। मेंडल ने पूरी तरह से लंबे मटर के पौधों का क्रॉस यानी संकरण पूरी तरह से बौने पौधों के साथ कराया, और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको चौंका दिया। पहली पीढ़ी यानी जिसे F1 कहते हैं, उसके सभी के सभी पौधे पूरी तरह से लंबे निकले। उनमें एक भी मीडियम साइज का या बौना पौधा नहीं था। बौनेपन का लक्षण तो जैसे जादू से गायब ही हो गया था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। जब F1 पीढ़ी के उन लंबे पौधों को आपस में सेल्फ पॉलिनेट करने दिया गया, तो दूसरी पीढ़ी जिसे हम F2 कहते हैं, उसमें वो छिपा हुआ बौना लक्षण अचानक से फिर से प्रकट हो गया। इसने एकदम साफ कर दिया कि लक्षण हमेशा अलग अलग जोड़ों में मौजूद होते हैं, भले ही वो बाहर से दिखाई ना दे रहे हों, वो अंदर कहीं ना कहीं सुरक्षित रहते हैं। दूसरी पीढ़ी का रिजल्ट एक बेहद चौंकाने वाला गणितीय अनुपात लेकर आया, 3:1। जी हां, हर 3 लंबे पौधों के पीछे ठीक एक बौना पौधा मौजूद था। इस एकदम सटीक 3 और 1 के गणित ने यह बड़ा रहस्य खोल दिया कि कुछ लक्षण दूसरे लक्षणों पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। बायोलॉजी में इस तरह की एकदम पक्की मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखना अपने आप में कमाल है। तो यहां से सबसे जरूरी टेकअवे ये है कि लक्षणों को हम प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव में बांट सकते हैं। एक पौधे को लंबा बनाने के लिए केवल एक प्रभावी कैपिटल T ही काफी है, वो अकेला ही काफी मजबूत है। लेकिन अगर किसी पौधे को बौना होना है तो उसे हर हाल में 2 अप्रभावी स्मॉल t चाहिए ही चाहिए। मेंडल का काम यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्रयोगों को और आगे बढ़ाया और यह साबित किया कि अलग-अलग लक्षण पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक पौधे की ऊंचाई का उसके बीज के आकार से, चाहे बीज गोल हो या झुर्रीदार, कोई लेना देना नहीं है। हर एक लक्षण अपने आप में एकदम इंडिपेंडेंट होकर विरासत में मिलता है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। अब तक हमने इन गणितीय नियमों को तो अच्छे से समझ लिया है, लेकिन यहाँ एक पल रुककर हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब असल में काम कैसे करता है।
एक जीवित जीव के अंदर बिल्कुल सेलुलर लेवल पर यह बायोलॉजिकल इंजन आखिर चलता कैसे है जिससे कोई पौधा लंबा या बौना हो जाता है। आइए इस सिनेमैटिक एआई विजुअल के जरिए हुड उठाकर इस मशीनरी के अंदर झांकते हैं। ये रही वो स्टेप बाय स्टेप चेन रिएक्शन जो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। सबसे पहले सेल के अंदर मौजूद डीएनए एक प्रोटीन बनाने के लिए रेसिपी या कह लीजिए एक इंफॉर्मेशन सोर्स का काम करता है। फिर वो प्रोटीन एक एंजाइम की तरह काम करके हार्मोन के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है और फाइनली उसी हार्मोन की मात्रा ये तय करती है कि बाहर दिखने वाला शारीरिक लक्षण कैसा होगा, जैसे कि पौधे की ऊंचाई कितनी होगी। और ये पूरी प्रक्रिया हमें जीन के एकदम सटीक परिभाषा तक ले जाती है। जीन असल में कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बल्कि ये बस डीएनए का वो खास हिस्सा है जिसके पास उस बेहद जरूरी लक्षण तय करने वाले प्रोटीन को बनाने के एकदम सटीक निर्देश होते हैं। आसान भाषा में कहें तो यही वो कोड है जो हमारे और आपके जीवन को लिखता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि किसी भी जीव को इन निर्देशों के दो पूरे सेट मिलते हैं। बच्चों को अपने माता और पिता दोनों से डीएनए की एक एक पूरी कॉपी विरासत में मिलती है और फिर माता और पिता दोनों का ये बराबर का योगदान मिलकर ये तय करता है कि आने वाली पीढ़ी का फाइनल डिजाइन कैसा होगा। एकदम परफेक्ट वर्क। इंसानों की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा प्रकृति के कुछ बेहद अजीबोगरीब तरीकों पर नजर डालते हैं। कुछ जीवों में लिंग का निर्धारण बिल्कुल अलग ही ढंग से होता है। जैसे कुछ सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अंडे को किस तापमान पर रखा गया है, और घोंघे तो लिटरली अपना लिंग खुद ही बदल सकते हैं। मतलब उनके लिए ये जेनेटिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बाहरी पर्यावरण पर निर्भर करता है ना कमाल? अलग अलग प्रजातियों के बीच का ये फर्क सच में बहुत दिलचस्प है। घोंघों या रेप्टाइल्स के बिल्कुल उलट, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण पर्यावरण के तापमान या किसी बाहरी चीज पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। हम इंसानों के लिए ये सिस्टम सख्ती से हमारे जेनेटिक कोड के अंदर लॉक किया गया है। चलिए अब इस फाइनल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम। इस खूबसूरत हैंड ड्रॉन चार्ट में देखिए, मानव महिलाओं में हमेशा 2 X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मानव पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। बस यही वो छोटा सा अंतर है जो लिंग निर्धारण की पूरी कहानी को जन्म देता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि एक माँ हमेशा अपने बच्चे को एक X क्रोमोसोम ही पास करती है, क्योंकि उसके पास देने के लिए केवल X ही है। इसलिए बच्चे का बायोलॉजिकल लिंक पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि पिता अपना X क्रोमोसोम देता है या फिर अपना Y क्रोमोसोम। ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक और जेनेटिक संयोग है। आज हमने जो भी देखा वो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। जरा सोचिए, सिर्फ एक जीन, एक क्रोमोसोम या X और Y का खेल कैसे पूरी की पूरी दुनिया को आकार देता है। जाते जाते इस गहरे सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे डीएनए में मौजूद ये बेहद सूक्ष्म और ना दिखने वाले बदलाव ही वो असली इंजन हैं जो लाखों सालों से सभी प्रजातियों के अस्तित्व, उनके विकास और जीवन की इस अनंत डाइवर्सिटी को चला रहे हैं। क्या ये छोटे छोटे बायोलॉजिकल सिस्टम प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? इस शानदार एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विज्ञान के एक और नए रहस्य के साथ जल्द ही फिर मुलाकात होगी।